नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज संडे है और संडे और सैटरडे को हम अपने इस चैनल पर उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की जो क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आते हैं, जिसको हम उत्तराखंड रेबार सीरीज के नाम से जानते हैं। साथियों, आने वाले एग्जाम में उत्तराखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, हम यहाँ पे उत्तराखंड रेबार सीरीज के माध्यम से आपको बताएंगे। समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आज का पहला प्रश्न है, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। साथियों, उत्तराखंड जनरल स्टडीज है तो ये उत्तराखंड के संबंधित होगा। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है चंपावत, बी पौड़ी, सी टिहरी और डी है चमोली। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए चंपावत। चंपावत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। साथियों, अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। मित्रों, उत्तराखंड में है जो सबसे कम अनुसूचित जनजाति है वो चंपावत में है, और उसके बाद जो नंबर आता है वो रुद्रप्रयाग का आता है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कम से कम 3 जिला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है चंपावत, उसके बाद नंबर आता है किसका, रुद्रप्रयाग, और तीसरे नंबर पे आता है आपका बागेश्वर। कौन किसका नंबर आता है, बागेश्वर। तो साथियों, ये 3 जिले आपको रटने हैं, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। अगर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या की अगर बात करें तो वो कहाँ पे है, आपको दो ही आप याद रखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है सबसे पहले नंबर पे है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, और दूसरे नंबर पर आता है आपका यूएस नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। ये तो आपने पढ़ा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। साथियों, इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो प्रतिशत की दृष्टि से याद रखेंगे, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है बागेश्वर। और प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे कम जनसंख्या है वो है आपका देहरादून का डीडून का सबसे कम जनसंख्या है प्रतिशत की दृष्टि से। साथियों, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं, और अगर पता नहीं है तो देख लीजिए कि प्रतिशत की दृष्टि से होता क्या है ना। कुछ छात्र बोलते हैं कि ये जनसंख्या और प्रतिशत में अलग अलग कैसे। तो साथियों, होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माना कि किसी राज्य यानी देहरादून, मान लीजिए देहरादून की जनसंख्या है कितनी, 200, कुल जनसंख्या है 200। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल देहरादून की जनसंख्या माना 200, और रुद्रप्रयाग की जनसंख्या है कितना, माना रुद्रप्रयाग ने प्रतिशत की दृष्टि से किसका था, बागेश्वर का। तो बागेश्वर की जनसंख्या है माना कि 100। ठीक है, 100 बागेश्वर की जनसंख्या है। साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे, माना ऐसी जनसंख्या देहरादून की कितनी है, 100, और यहाँ पे बागेश्वर की जनसंख्या है 70। तो साथियों, अगर देखेंगे यहाँ पे तो कुल जनसंख्या किसकी है, एससी की, देहरादून की होगी। एग्जाम्पल की, देहरादून की कुल संख्या ज़्यादा होगी और बागेश्वर की कुल संख्या में तो कम है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो देहरादून की जनसंख्या 50% है। मतलब देहरादून में ऐसी जनसंख्या है 50%, और बागेश्वर में कितना प्रतिशत है, 70%। ठीक है, तो प्रतिशत में बागेश्वर में तो यहाँ पे ज़्यादा है 70%, लेकिन देहरादून में केवल 50% जनसंख्या होगी एससी की, और कुल संख्या में तो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 70 ही है। तो साथियों, आपने जाना कि प्रतिशत के हिसाब से क्या होता है और कुल जनसंख्या में क्या अंतर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेदनी बुग्याल निम्न में से किस जिले में स्थित है। साथियों, ऑप्शन है पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली। चमोली में बेदनी बुग्याल है। साथियों, अगर बुग्याल की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बुग्याल पाए जाते हैं, यानी उत्तराखंड में माने कि सबसे अधिक बुग्याल चमोली में ही आपको देखने को मिलते हैं। जो इम्पोर्टेंट बुग्याल है, जो एग्जाम में आने वाले हैं या पूर्व में भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, उनको हम यहाँ पे बताएंगे। एक बुग्याल देखेंगे, बेदनी बुग्याल, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। बेदनी बुग्याल चमोली जिले में स्थित है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा, आप नोट करते जाएंगे। ये बेदनी बुग्याल वहीं पे इसके पास में है, एक कुंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूपकुंड। क्या नाम है जिसका, रूपकुंड। मित्रों, वो रूपकुंड वही रूपकुंड है जहाँ पे आपका नंदा देवी राजा तो होती है। तो
नंदा देवी राजात में जो चौरसिंगिया खाडू है, जो 4 सिंह वाला जो खाडू है, उसको इसी रूप कुंड के आसपास ही छोड़ा जाता है, वेदनी बुग्याल के आसपास। ठीक है, तो ये है वेदनी बुग्याल। इसके अलावा एक आध और बुग्याल आते हैं, जिसमें कि कौन से हैं, गुरसों बुग्याल। इंपॉर्टेंट, इसको याद करेंगे आप, गुरसों बुग्याल। ठीक है, गुरसों बुग्याल है। गुरसों बुग्याल आप देखेंगे होंगे, अगर आप लोग जोशीमठ में गए होंगे तो जोशीमठ के ठीक सामने एक हाथी पर्वत है, और हाथी पर्वत के ढलान पर जो बुग्याल आपको दिखता है वो है गुरसों बुग्याल। उसके अलावा और बुग्याल है, एक है कैला बुग्याल, एक आता है आपका जली सिरा बुग्याल। जली सिरा बुग्याल, कौन सा बुग्याल आता है, कैला बुग्याल हो गया, जली सिरा बुग्याल हो गया। एक है हुणिया बुग्याल, कौन सा बुग्याल है, हुणिया, हुणिया बुग्याल। एक है रुद्रनाथ बुग्याल, रुद्रनाथ तो नाम से ही पता लग गया हो गया, रुद्रनाथ यानी गोपेश्वर में है। ठीक है, या 2-4 बुग्याल और देख लेते हैं। एक है बगजी बुग्याल, कौन सा बुग्याल है, बगजी बुग्याल। ठीक है, बगजी बुग्याल हो गया। एक हो गया भेंटी बुग्याल, भेंटी बुग्याल एक इंपॉर्टेंट बुग्याल है। एक और इंपॉर्टेंट बुग्याल है चौमासी बुग्याल, चौमासी बुग्याल। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट बुग्याल हो गया। मित्रों एक इंपॉर्टेंट है, एक देख लेते हैं इसे, माणा गांव। एक माणा गांव है, माणा गांव के ऊपर 3 बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्या नाम है उसका, लक्ष्मीवन, लक्ष्मीवन बुग्याल है। दूसरा है रताकोण, रताकोण बुग्याल है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो घस्तौली, घस्तौली। ठीक है, तो मुझे तो ये हमेशा याद ही रहता है। कैसे याद रहता है, मैं ऐसी दिमाग में बना रखा है कि माणा गांव की लक्ष्मी घस रोड़ गई थी, कहाँ, रताकोण के जंगल में घस रोड़ गई थी, बोलते हैं ना गढ़वाली में, घस रोड़ गई थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, राणा माणा गांव की लक्ष्मी रताकोण के जंगल में घस रोड़ गई थी, है ना। तो लक्ष्मी वन हो गया, रताकोण हो गया, और घस्तौली हो गया, माणा गांव में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से केदार गंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए है भागीरथी, बी भिलंगना, सी है काली नदी, डी है अलकनंदा। तो मित्रों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भागीरथी नदी। भागीरथी नदी केदार गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी नदी की सहायक नदी है। मित्रों भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियों को हम यहाँ पे देखेंगे एक कहानी के माध्यम से, है ना। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना आपकी अगर कोई कहानी हो तो आप अपने स्तर से भी, इस हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख सहायक नदी देखते हैं हम लोग। मित्रों जेठालाल क्या करता है, जेठालाल आपने सुना होगा, जेठालाल कहाँ जाता है, गोमुख में जाता है, कि भागीरथी नदी का पता लगाने के लिए जाता है और पहुँचता है गोमुख में। कहाँ पहुँचता है, गोमुख में। तो गोमुख में देखा है, आकाश की तरफ देखा जेठालाल ने, आकाश की तरफ देखा तो भगवान का बड़ा रुद्र रूप देखा। भगवान बड़े नाराज थे भाई जेठालाल से, और जेठालाल नहा के नहीं आ रखा था। तो भगवान का जरा रुद्र रूप देखकर जेठालाल को बोला गया कि जाओ भैया, आप जाओ, पहले नहा के आ जाओ, है ना। तो नहाने के लिए बोला था जेठालाल को। जेठालाल वापस जाता है और वहाँ पहले गंगोत्री आता है। गंगोत्री में उसने एक नदी देखी, उसका बड़ा नदी देखी, और नदी बड़ी रौद्र रूप था। नदी का भी कैसा रूप था, बड़ा रौद्र रूप था। रौद्र रूप में नहाने के लिए गए, उसके बाद उनको ठंड लग गई, जाड़ा लग गया। यानी जाड़ा लग गया किसको, जेठालाल को जाड़ा लग जाता है। जाड़ा लगता है तो पहाड़ियाँ है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे तो आपका कौन सा है, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री, इन पहाड़ियों पे, और इधर सामने दिख रहा था उसे केदारनाथ। तो केदारनाथ की तरफ देखता है कौन, जेठालाल। केदारनाथ की तरफ जेठालाल ने देखा। जैसे उसको जाड़ा लगा तो केदारनाथ की तरफ देखा। बाबा केदार ने बोला कि तो 80 किलोमीटर दौड़ किया। कितने किलोमीटर दौड़ किया कि तब की जेठालाल की ठंड भाग जाएगी। जेठालाल 80 किलोमीटर दौड़ता है और एक झाल करके, झाल समझते हो, झाल कांटों का बहुत बड़ा जो गुच्छा टाइप का होता है उसे क्या बोलते हैं, झाल। तो झाला नामक जगह तक पहुंचा तो वहां पे क्या हो गया, जेठालाल थक गया था और वहां पे सो गया। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग याद कर लीजिए। तो गोमुख में भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। आकाश में देखा, आकाश गंगा और रुद्र गंगा नदी का, भगवान का रुद्र रूप देखा और नदी में चला गया। यानी गंगोत्री में रुद्र गंगा आई। रुद्र गंगा यानी नहाने के बाद उसको जाड़ा लगा, यानी जाड़ गंगा। जाड़ के बाद बाबा केदार की तरफ देखा तो केदार बाबा ने बोल दिया क्या, मिलने के लिए आ। केदार बाबा ने मिलने के लिए बुला दिया, तो यानी मिलन गंगा। मिलने के बाद केदार बाबा ने क्या बोला, 80 किलोमीटर जा, यानी 80 गंगा। 80 किलोमीटर जाने के बाद झाला नामक जगह में वह सो गया। सो गया मीन्स सिया गंगा, सिया गंगा। तो मित्रों ये तो मेरा टैक्ट है याद करने का। अगर आपको पसंद आता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं,
अगर आपका कोई और टैक्ट है तो आप उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लघु जल विद्युत परियोजना नीति कब लागू हुई? उत्तराखंड में है ये। उत्तराखंड में लघु जल विद्युत परियोजना नीति कब लागू हुई? तो ऑप्शन है 29 जनवरी 2015, 29 जनवरी 2016, 28 जनवरी 2015 और डी 28 जनवरी 2016। मित्रों, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मित्रों, राइट आंसर है इसका 31 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो उत्तराखंड में लघु जल विद्युत परियोजना जो नीति है वो 31 जनवरी 2015 में लागू हुई थी। तो ये चारों ऑप्शन गलत हो गए, 31 जनवरी होगा। ठीक है साथियों, ये राइट आंसर। मित्रों, इस क्वेश्चन को और डिटेल से जानते हैं। 29 जनवरी 2008 को राज्य सरकार ने एक नीति की घोषणा की थी। तो वो क्या थी? राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति, इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की थी 29 जनवरी 2008 को। इस नवीकरणीय का मतलब आप जानते होंगे। नवीकरणीय का मतलब एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो खत्म नहीं होता है। जैसे जो गैर नवीकरणीय होता है जैसे कोयला, पेट्रोल, तो इनकी मात्रा सीमित है। नवीकरणीय का मतलब ये हुआ जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य के प्रकाश हमेशा ही रहेगा, तो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी उत्पादन करना, या जल विद्युत परियोजना से पानी से नदी से हम डैम बनाते हैं और डैम से हम क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, या पवन से हवा के द्वारा हम ऊर्जा विंड एनर्जी लाते हैं, है ना। तो उसी को हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई थी गवर्नमेंट 29 जनवरी 2008 को। इस नीति के तहत गवर्नमेंट ने क्या घोषणा की कि 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं उसको राज्य PPP मॉडल पर कार्य करेगी। जो 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं उसको राज्य PPP मॉडल के आधार पर उस पर काम किया जाएगा। मित्रों, PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, और प्राइवेट कंपनियां हैं, दोनों मिलकर पार्टनरशिप की भूमिका में योजनाओं पर काम करेगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं PPP मॉडल पर। तो 29 जनवरी 2008 को राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की थी, जो कि PPP मॉडल पर आधारित था और 25 मेगावाट से तक की परियोजनाओं के लिए यह नीति लाई गई थी। ठीक है मित्रों, होता क्या है, आगे जाकर जो ये 29 जनवरी 2008 की जो योजना थी उसी को बाद में लघु जल विद्युत परियोजना नीति में बदल दिया गया। ये है इम्पोर्टेंट। 31 जनवरी 2015 को जो लघु जल विद्युत परियोजना नीति लाई गई थी, तो इसमें इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपने जाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टस है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये मास्कस काइसोगास्टस ये किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है। ये है हमारा ये क्या नाम है इसका? कस्तूरी मृग का। ठीक है, अगला ऑप्शन है मोनाल का प्रिय भोजन आलू है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्हों और प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया, बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये आपने जाना। मित्रों, कस्तूरी मृग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। कस्तूरी मृग के बारे में आप लोग जानते होंगे, राज्य पशु है कस्तूरी मृग है, जो कि कहाँ पाया जाता है? 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर हमारे कस्तूरी मृग पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टस है, वैज्ञानिक नाम है ना। तो कस्तूरी जो नर मादा है, नर मादा की नाभि में क्या मिलता है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ मिलता है ना, जिससे हम परफ्यूम वगैरह बना सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? जो केमिकल जो मिलता है उसका रासायनिक नाम है मिथाइल क्या नाम है? ट्राइक्लोरो क्या है? पेंटाडेकिनॉल। ठीक है, पेंटाडेकिनॉल। तो मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकिनॉल उस जो लिक्विड है उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, थोड़ा सा कस्तूरी मृग संरक्षण की बात करते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए फटाफट में जान लेते हैं। मित्रों, जो कस्तूरी मृग संरक्षण के हमारे मुख्य रूप से कितने केंद्र हैं? 4 केंद्र हैं। सबसे पहले 1972 ईस्वी में जब हमारा क्या बना? केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य बना। तो यहाँ पे केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए काम किया गया।
उसके बाद मित्रों आता है मेहरुड़ी, आता है 1977 ईस्वी में, बागेश्वर जिला में है। बागेश्वर में मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए काम किया गया। ठीक है। काचुला खर्ग में एक आता है काचुला खर्ग 1982 ईस्वी में। काचुला खर्ग ये चमोली में है और 1982 ईस्वी में चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र खोला गया काचुला खर्ग में। उसके बाद एक और 1986 ईस्वी में आप जानते होंगे अस्कोट जो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई, तो वहाँ पे भी कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण के लिए काम किया गया। तो सर्वाधिक मात्रा में अभी कहाँ पे है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में ही कस्तूरी मृग की जनसंख्या है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए मुख्य रूप से ये 4 जगह है और इसकी स्थापना मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है देवदासी प्रथा निम्न में से किस प्रजाति में प्रचलित थी? ऑप्शन ए खस प्रजाति, भोटांतिक प्रजाति, कोल प्रजाति, किरात प्रजाति। मित्रों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए खस प्रजाति में। साथियों आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पूरा जो जातियां हैं, जो सबसे पहले पूरा जाति जो उत्तराखंड में है जिसको एग्जाम में पूछा गया था, जिसका नाम था कोल। कोलों के बाद जो पुरातन जो जनजाति है प्रजातियां हैं तो उसका नाम क्या है? किरात। कोल के बाद क्या आता है? किरात। और किरात के बाद जिसका नंबर आता है वो आता है खस। तो मित्रों ये वही खस है जिसमें कि देवदासी प्रथा पाई जाती है। इस जो हमारी खस जाति है, खस जो जाति है हमारी, उसमें बहुत सारी प्रचलित है। देवदासी प्रथा भी बताऊंगा मैं भी। तो उसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे मुख्य रूप से क्या नाम है? घर जवाई प्रथा। घर जवाई का मतलब समझते हैं कि अगर आमतौर पे लड़कियां किसी लड़के के घर में आती है, लेकिन घर जवाई प्रथा में लड़का किसी लड़की के घर में चले जाते हैं और वापस में शादी कर लेते हैं। इसके बाद आता है पशु बलि यानी पशुओं की बलि देना। तो ये पशु बलि खस प्रजातियों में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। इसके बाद आता है देवदासी। मित्रों देवदासी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जो अपनी सबसे बड़ी बेटी होती है उसको मंदिरों में दान करना पड़ता था। बहुत खराब प्रथा थी भाई ये, तो इसे बोलते थे हम देवदासी प्रथा। उसके बाद आता है एक टिकुआ प्रथा के अंतर्गत भी आपने देखा होगा कि कोई अगर महिला है और किसी दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है ना, तो उसे क्या कहा जाता था? टिकुआ प्रथा। और मतलब कोई टिकुआ नहीं, हाँ अब आए समझ में थोड़ा सा। मित्रों टिकुआ प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि कोई विधवा महिला है, ठीक है, विधवा महिला है और वो किसी अन्य पुरुष से शादी कर देती है। तो नहीं, विधवा महिला के घर कोई विधवा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है। यहाँ पे घर जवाई में तो कोई लड़की है, यहाँ पे विधवा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ चली जाती है, तो उसे टिकुआ प्रथा कहते हैं। एक है झंटेला प्रथा। लड़की किसी स्त्री की शादी हुई हो और उसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ बच्चा पैदा अगर कर लेती है तो उसे झंटेला प्रथा कहते हैं। झंटेला प्रथा। तो इतने सारी जो गलत प्रथा थी वो खस प्रजातियों में पाई जाती थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? ऑप्शन ए है नगद एवं अनाज संबंधी, बी है केवल अनाज संबंधी, सी व्यापार संबंधी, डी है केवल अनाज संबंधी। तो साथियों इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो चुका है, तो राइट आंसर इनमें से सारे गलत हैं, है ना। सारे आंसर क्या है? गलत हैं। तो मित्रों राइट आंसर था जो सिरतान नामक कर था वो नगद कर था, केवल नगद कर था चंद्रवंश में। तो अब जानते हैं चंद्रवंश की जो शासन काल में मित्रों कर प्रणाली वहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे कर वहाँ पे लिए जाते थे। जो राज कर थे 36 प्रकार के तो वहाँ पे राज कर लिए जाते थे, जिसे कि हम क्या कहते हैं? 36 रकम कहते थे, जो 36 नामक जो राज करते। कुछ और करों की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चंद्र काल में एक महत्वपूर्ण कर था जिसका नाम था कौन सा कर? मांग कर। क्या नाम था मित्रों? मांग कर था। अब इस मांग कर को कैसे याद करेंगे? जैसे कि राज्य में युद्ध होता था, चंद्र काल में राजा का कोई युद्ध होता था, तो युद्ध के दौरान लिया गया जनता से एक कर था जिसको हम मांग कर कहते थे। इसके अतिरिक्त एक और कर था कटक कर। ये क्या लिया जाता था? सेना के लिए लिया जाता एक कर था। मांग कर तो युद्ध के समय था, लेकिन कटक कर सेना के लिए, जो राज्य में चंद्रवंश के काल में जो सेना थी उस सेना के लिए एक कर लिया जाता था जिसे हम कहते थे कटक कर। ठीक है। एक और कर था गल्ला छहाड़ा।
छाड़ा कर, ठीक है, गल्ला छाड़ा कर। इस गल्ला छाड़ा कर को क्या क्या था, जो भूमि का जो अनाज था उसका 1/6 या 1/6 भाग, भूमि के कुल अनाज का उत्पादन का 1/6 भाग या फिर नगद के रूप में इस गल्ला छाड़ा नामक कर को लिया जाता था। मित्रों एक और चीज है यहाँ पे, जो और भी कर हुआ करते थे चंद काल में, जिसमें था एक क्या नाम था, जूलिया कर। जूलिया नामक कर चंद काल में लिया जाता था, जो कि जो नदी पुलों के लिए लिया जाता था, जूलिया कर, या इसे क्या कर कहते थे, सांगा कर। ठीक है, जूलिया कर या सांगा कर इसे कहते थे। नदी पुलों पर पुलों, जो नदी और पुल बनते थे उस पर लगने वाला एक कर था। एक और कर था जिसका नाम था सिरती। सिरती नामक कर था, जो कि कैसे किससे लिया जाता था, भोटिया व्यापारियों से। किससे लिया जाता था, भोटिया, हमारे कौन थे, भोटिया व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था, जिसको हम सिरती नामक कर कहते थे। एक और कर था जिस कर को हम क्या कहते हैं, खैनी कपिलिनी। खैनी कपिलिनी नामक एक कर था, जिसको कि कुली बेगार कर भी कहा जाता था। क्या कर कहा जाता था, कुली बेगार कर। आप लोग लिखते जाइए, है ना, कुली बेगार कर। एक और कर था टांड कर। टांड कर था एक, टांड कर, जिससे कि सूती वस्त्र जो बुनकर थे, कौन से वर्ग थे, सूती वस्त्र बुनकर थे, जो वस्त्र बुनकर से उनसे लिया जाता था, टांड कर लिया जाता था, है ना। एक और महत्वपूर्ण कर था चंद काल में, जिसको कि रंग ताली कर कहा जाता है। रंग ताली कर, कौन सा कर, रंग ताली कर। और एक और था साहू कर, ठीक है, साहू कर। तो इन दोनों को किसके लिए लिया जाता था, लेखक के लिए। लेखक के लिए कर, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था कहेंगे कि यानी लेखकों का सम्मान था, मान सकते हैं हम, ठीक है, चंद्रकाल में। तो रंगताली और साहू कर था, लेखक के लिए लिया जाता था। मित्रों, जो रंगताली कर है, इसका उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में है। मुनाकोट ताम्रपत्र में रंगताली नामक कर का उल्लेख मिलता है। एक चंद काल की एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी, जो थी एक दास व्यवस्था, ठीक है, दास व्यवस्था थी। और दास व्यवस्था दो प्रकार की थी, एक तो कैनी दास हुआ करता था और एक दास हुआ करता था छयोड़ा। छयोड़ा दास हुआ करता था, जैसे किसी के घर में यह काम करता था। और जो कैनी जो दास हुआ करता था, जो वो कैनी जो दास हुआ था, वो गल्ला छाड़ा ले जाता था। जो गल्ला छाड़ा नामक कर को कलेक्ट करता था। जो कैनी नामक दास था ना, राजा का कैनी नामक जो दास था, वो गल्ला जो छाड़ा नामक कर था उसको कलेक्ट करता था। ठीक है, तो मित्रों ये था चंद काल के प्रमुख करों के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से गर्भभंजक कहा जाता है। तो मित्रों, गर्भभंजक कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता है। मित्रों, यहाँ पे एक शासक है महिपति शाह। तो महिपति शाह का सेनापति था माधो सिंह भंडारी। महिपति शाह के बारे में अगर जान लेते हैं, एक पंवार वंश में एक राजा आए थे, श्याम शाह। श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने चाचा महिपति शाह को क्या बनाया था, शासक बनाया था। मित्रों, जो महिपति शाह है, महिपति शाह एक अक्खड़ राजा भी इन्हें कहा जाता है। अक्खड़ राजा, अक्खड़ राजा कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शाहजहां ने अपने राज्यारोहण में महिपति शाह को बुलाया था, लेकिन महिपति शाह नहीं गए थे। ठीक है, तो इसलिए इनको अक्खड़ राजा भी कहते हैं। महिपति शाह को एक उपनाम और दिया जाता है, जिसको कहते हैं गर्वभंजन। गर्वभंजन क्या कहा जाता है, गर्वभंजन। और माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक कहा जाता है। मित्रों, थोड़ा सा हम महिपति शाह के बारे में जान लेते हैं। महिपति शाह के जो 3 प्रमुख सेनापति थे, जिनका एक नाम था, एक का नाम तो था माधो सिंह भंडारी, दूसरे का नाम था बनवारी दास। बनवारी दास एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन महिपति शाह का सेनापति था। तो एक माधो सिंह भंडारी, एक बनवारी दास था, और तीसरा था उसका नाम है रिखोला लोधी। इंपॉर्टेंट, रिखोला लोधी भी महिपति शाह का क्या था, सेनापति था।
माधव सिंह भंडारी के बारे में कहते हैं कि इनका एक पुत्र था जिसका नाम गजे सिंह था, और गजे सिंह का इन्होंने क्या किया था, एक नहर का निर्माण किया था, और जिस नहर के निर्माण में उन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी थी। ठीक है, तो ये था उनके बारे में, गजे सिंह के बारे में। जो नहर बनाई थी उन्होंने मलेथा गांव के पीछे एक नदी, छोटी सी गाड़ है, नदी तो नहीं है पर डागर नदी बोलते हैं उसे, लेकिन डागर एक गाड़ है। तो इस डागर गाड़ से उन्होंने मलेथा के पीछे जो पहाड़ है वहाँ से एक सुरंग बनाई थी। ठीक है, तो डागर नामक नदी पर उन्होंने सुरंग बनाई थी माधव सिंह भंडारी ने। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबेदार कौन बना? तो मित्रों राइट आंसर था, प्रथम सूबेदार कौन बना था? जोगमल शाह बना था। कौन बना था? जोगमल शाह कुमाऊं का क्या बना था? प्रथम सूबेदार बना था। मित्रों फटाफट में इसे जान लेते हैं, समय थोड़ा काफ़ी हो गया है। कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में। 1990 ईस्वी में कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया। 3 प्रमुख सेनापति उस समय आए थे, एक का नाम तो क्या था? अमर सिंह था। दूसरे का नाम क्या था? हस्तिदल चौतरिया था, और तीसरे का नाम सूरवीर थापा। ठीक है, एक अमर सिंह थापा हो गया, सूरवीर थापा हो गया, हस्तिदल चौतरिया। इन तीनों के नेतृत्व में गढ़वाल कुमाऊं पर आक्रमण करते हैं। कुमाऊं पर विजय प्राप्त करने के बाद, विजय तो हो गई, लेकिन अब ये सेनापति तो चलेगी, अब यहाँ पे जो शासन करना था तो वो सूबेदार के माध्यम से करना था। तो प्रथम कुमाऊं पर गोरखा सूबेदार का नाम क्या था? जोगमल शाह था। ठीक है, आगे आते आते और भी सूबेदारों ने यहाँ पे नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य रूप से कम कर्म में आपको आना चाहिए। प्रथम जोगमल शाह था। द्वितीय था काजी नरसिंह शाह। काजी क्या नाम था दूसरा? काजी नरसिंह शाह था। और तीसरा जो जिसका नाम अजब सिंह खास। ठीक है, और चौथा था अमर सिंह थापा। तो ये थे सूबेदार हुआ करते थे, गोरखा सूबेदार। आए समझ में? गोरखाओं ने विजय प्राप्त करने के बाद इन सूबेदारों के माध्यम से यहाँ पे शासन किया था। एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जब गोरखाओं यहाँ से भाग गए थे, अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगा दिया था, तो उस समय यहाँ पे 1815 ईस्वी में यहाँ का सूबेदार कौन था? फिर उसका नाम था फ्रेजर साहब बहादुर। क्या नाम था? फ्रेजर साहब बहादुर। ठीक है, बहादुर था। ये तो था आपके इसके बारे में। अगला आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, 1815 ईस्वी में अंग्ल नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई। वर्तमान में संगोली नामक स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बिहार में वर्तमान में संगोली नामक स्थान है। तो आज का पेपर प्रैक्टिस मित्रों इतना ही। मित्रों आगे जो हमारी नई वीडियो आएगी उत्तराखंड की, तो वो आपकी सैटरडे को आएगी, शनिवार को आएगी, और एक आएगी रविवार को। 2 वीडियो उत्तराखंड रविवार सीरीज आएगी, और सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक आप हमारी जीएस की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम जीएस की प्रत्येक टेस्ट सीरीज को करवाते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करवाते हैं। मित्रों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।